वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो 24/7 बिगनिंग ऑफ विनिंग में। फ्रेंड्स, आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कुछ बड़े डिसीजन लिए हैं और जैसा कि हमें पता है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को संबोधित करते समय आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र किया और इसके तहत टोटल 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा भी की। तो आज इसी से रिलेटेड कुछ बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिसमें एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को बहुत ही प्रमुखता से ऊपर लाने की कोशिश की गई। एमएसएमई की डेफिनेशन में चेंजेस किया गया और उससे रिलेटेड कई बेनिफिट्स उन्हें दिए गए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमएसएमई के रिवाइज्ड डेफिनेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए गए और एमएसएमई को ऊपर उठाने के लिए जितने डिसीजन लिए गए, आज उसी को हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एमएसएमई के पुराने डेफिनेशन क्या थे और एमएसएमई के नए डेफिनेशन क्या हैं, उन दोनों को डिटेल में जानेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है हमारी इकोनॉमी में, उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला प्राइमरी सेक्टर, पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने एक्टिविटीज़ होते हैं वो सब इंक्लूडेड होते हैं। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सारी इंक्लूड होती है, मतलब विनिर्माण से रिलेटेड जितने एक्टिविटी होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। और टर्सरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता है, जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर इन दोनों को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। इन्हें कहते हैं टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो जो एमएसएमई होते हैं उसमें सिर्फ बात की जाती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की और सर्विस सेक्टर की। तो जो एमएसएमई में सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर की बात की जाती है। तो आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एमएसएमई के जो न्यू डेफिनेशन लाए गए हैं उनमें कौन कौन से मेन फीचर्स हैं। जो न्यू डेफिनेशन है उनमें कौन कौन से मेन फीचर्स हैं, हम पहले वो देखते हैं और फिर वो मेन फीचर्स में क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं फिर हम उसे जानेंगे। तो मेन फीचर्स में सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट लिमिट विल बी रिवाइज्ड अपवर्ड्स। जो एमएसएमई को जो कैटेगराइज किया जाता है, एमएसएमई को जो क्राइटेरिया में बांटा जाता है, उनमें इन्वेस्टमेंट लिमिट होता है कि उनको एक इन्वेस्टमेंट लिमिट तक हर लिमिट में कैटेगराइज किया जाता है। तो इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब वो किस तरह से बढ़ाया गया हम उसे आगे देखेंगे। फिर दूसरा है एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। तो जो पुराने डेफिनेशन होते थे उनमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिमिट ही होता था, उनमें टर्नओवर का कोई लिमिट नहीं होता था, लेकिन न्यू एमएसएमई के डेफिनेशन में टर्नओवर को भी इंक्लूड किया गया है। थर्ड जो मेन पॉइंट है, डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस टू बी एलिमिनेटेड। जो पुराने एमएसएमई के डेफिनेशन होते थे उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग क्राइटेरिया होती थी, सर्विस सेक्टर के लिए अलग क्राइटेरिया होती थी। लेकिन अब जो न्यू डेफिनेशन आया है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए सेम जो क्राइटेरिया है उसको सेम कर दिया गया। अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के क्राइटेरिया में। और जो लास्ट है, नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू लॉ विल बी ब्राउट अबाउट। अब जो आगे जैसे भी अमेंडमेंट्स लॉ रहेंगे वो वैसे लिए जाएंगे। तो ये थे न्यू डेफिनेशन के मेन फीचर्स। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि न्यू और ओल्ड में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो ओल्ड डेफिनेशन थे उनमें मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए क्या लिमिट्स थी। तो जो जितने भी इन्वेस्टमेंट 25 लाख के अंदर, मतलब 25 लाख के अंदर जितने भी इन्वेस्टमेंट होते थे वो सारे माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर आते थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जितने भी 25 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट होते थे वो माइक्रो इंटरप्राइजेस में आते थे। और फिर 25 लाख से 5 करोड़ तक के जितने भी इन्वेस्टमेंट होते थे वो स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंदर आते थे। पहले माइक्रो में 25 लाख तक के, स्मॉल में 25 लाख से 5 करोड़ तक के 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट स्मॉल इंटरप्राइजेज में। और मीडियम इंटरप्राइजेज में क्या आते थे, 5 करोड़ से लेकर
10 करोड़ तक के जितने इन्वेस्टमेंट होते थे वो मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर आते थे। ये थे मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के क्राइटेरिया। और सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए ये क्राइटेरिया अलग अलग होते थे। सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए होते थे कि 10 लाख तक अप टू 10 लाख, मतलब 10 लाख के नीचे जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर आएंगे सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए। और 10 लाख से 2 करोड़, 10 लाख से 2 करोड़ के बीच की जितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंदर आती थी पहले। और 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आती थी। तो ये पहले की सारी डिवीजन थी, सारी डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो अब जो न्यू डेफिनेशन लाया गया है उसमें तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अब उन दोनों के लिए कोई अलग अलग कैटेगरी नहीं होगी, दो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को मर्ज कर दिया गया है, इसलिए अब दोनों के लिए कोई अलग अलग कैटेगरी नहीं होगी। और जो पहले लिमिट थी अब उसको बढ़ा दिया गया है। तो हम पहले देखते हैं कि बढ़ा करके कितना किया गया है। तो जो पहले इन्वेस्टमेंट लिमिट 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट लिमिट थी, 25 लाख थी मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए और 10 लाख थी सर्विस के लिए, वो अब मर्ज कर दिया गया है और बढ़ा दिया गया है और कर दिया गया है 1 करोड़ तक के। 1 करोड़ के नीचे जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो सारे आएंगे माइक्रो इंटरप्राइजेस में। और टर्नओवर को भी इंक्लूड किया गया, मतलब साल में जितने हमारे इंटरप्राइजेस के टर्नओवर होंगे उसे कहते हैं टर्नओवर, कि जितने हमें लास्ट में प्राप्त होंगे वो होते हैं टर्नओवर। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए टर्नओवर लिमिट कितना रखा गया है? 5 करोड़ रुपया। और 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक के जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर दोनों के लिए, वो अब आएंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर। और टर्नओवर लिमिट क्या है? टर्नओवर लिमिट है 5 करोड़ से 50 करोड़ तक के बीच का। और फिर मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए क्या लिमिट है? मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए लिमिट है, इन्वेस्टमेंट लिमिट है 10 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ तक। अब 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक की जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर आएंगे। और टर्नओवर लिमिट कितना है? 100 करोड़। और इसके बाद की जितनी भी इन्वेस्टमेंट जाएगी वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए चली जाएगी। तो एमएसएमई की सेक्टर के अंदर अब 20 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट एमएसएमई सेक्टर के अंदर आएंगी। तो अब इससे फायदे क्या होंगे, आइए इसे जानते हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज एमएसएमई के अंदर आ पाएंगी। अब टोटल 20 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट वाली जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो एमएसएमई के अंदर आ पाएंगी और एमएसएमई को जितने फैसिलिटीज़ मिलते हैं उन फैसिलिटीज़ का लाभ ले पाएंगी। और ज़्यादातर होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने आप को स्मॉल दिखाना चाहती हैं, माइक्रोज इंडस्ट्रीज में रखना चाहती हैं, ताकि उन्हें उन माइक्रोज इंडस्ट्रीज के फ़ायदे मिल सके। और इसके कारण क्या होता है कि पहले जहाँ तक वो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ वाले सिर्फ 25 लाख तक ही इन्वेस्ट कर पाते थे और उसके ज़्यादा इन्वेस्ट करने से डरते थे कि कहीं वो दूसरी कैटेगरी में ना चल जाएं, वो माइक्रो कैटेगरी से बाहर ना निकल जाएं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे। और अब ये इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दिया गया है, तो अब वे खुलकर इन्वेस्ट कर पाएंगे। और वे ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें उससे लाभ मिलता था। क्योंकि ज़्यादातर होता है कि एमएसएमई सेक्टर वाले को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता था, बहुत कम टैक्स पे करना पड़ता था, बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी, इसलिए लोग ऐसा करते थे कि अपने इंडस्ट्रीज को माइक्रो में ही रखना चाहते थे। तो जब ये लिमिट बढ़ा दी गई है तो अब ये खुलकर इन्वेस्ट करेंगे। और इससे फ़ायदे क्या होंगे कि अब वे न्यू टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट कर पाएंगी, न्यू मशीनों पर इन्वेस्ट कर पाएंगी, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगी। उनके पास अब इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी, बहुत हद तक वो इन्वेस्ट कर पाएंगी, न्यू टेक्नोलॉजी को अपने अंदर अपने कंपनीज़ में, अपनी इंडस्ट्रीज़ में ला पाएंगी, जिससे एमएसएमई बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगी। तो ये थे पहले नियम, पहले बदलाव जो किए गए थे। और अब ये डेफिनेशन को लेकर जो बदलाव किए गए थे वो थे। अब देखते हैं और आगे उनको एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए क्या डिसीजन लिए गए हैं, उन्हें जानते हैं। तो दूसरे बदलाव ये किए गए, दूसरे डिसीजन ये लिए गए कि 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन एमएसएमई सेक्टर को दिया जाना तय किया गया है। 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन। अब कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि अब एमएसएमई सेक्टर को बैंक से लोन लेने के लिए कोई सिक्योरिटी जमा करनी नहीं पड़ेगी, कोई गारंटी जमा नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले जब वो लोन लेने के लिए जाते थे तो उन्हें कुछ ना कुछ गारंटी देनी पड़ती थी, कुछ ना कुछ जमानत रखनी पड़ती थी,
जो अब हटा दी गई है और कहा गया है कि 3 लाख करोड़ तक का कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन एमएसएमई सेक्टर को दिया जाएगा। मतलब अब जो न्यू अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एमएसएमई में उतरना चाहते हैं, अब वो फ्रेशर्स भी क्यों ना हो, वो अब आसानी से उतर सकते हैं। और भी इसमें क्या डिसीजन लिए गए हैं कि अब इस लोन को रिफंड करने के लिए जो टाइम है उसे 4 साल तक कर दिया गया है। मतलब वो उस लोन को 4 साल के अंदर आराम से जमा कर सकते हैं और लोन लेने के बाद वो एक साल तक उन्हें प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट नहीं करना होगा। 1 साल तक के लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो मूलधन है उसके रीपेमेंट से भी वो बचे रहेंगे। मतलब अब कुल मिलाकर एमएसएमई सेक्टर में जो न्यू उतरना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है और उन्हें बहुत ईजिली अब लोन भी आसानी से बैंक से प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये थे दूसरे डिसीजन। अब तीसरे डिसीजन पर आते हैं कि तीसरे डिसीजन क्या लिए गए हैं। तो अभी जो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे उद्योग ठप पड़ गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, रॉ मटेरियल का वो जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास कैश नहीं है। तो इन सब परेशानियों से निकलने के लिए जो इंडस्ट्रीज अब स्ट्रेस्ड में आ चुकी है, जो एमएसएमई अब स्ट्रेस्ड में आ चुकी है, उनको ग्रो करने के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेप्ट स्कीम लाया है। 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेप्ट स्कीम लाया है। इसमें इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एनपीए और स्ट्रेस्ड वाली दोनों ही एमएसएमई एलिजिबल हैं। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब पहले क्या होता था कि अगर कोई इंडस्ट्रीज एक बार लोन ले चुकी है और वो जब तक वो पे ना करे तब तक वो दूसरा लोन नहीं ले पाएगी, कुछ ऐसा रूल था। और अगर वो कंपनीज अगर वो नहीं लोन पे कर पाती है तो उसे ही कहते हैं एनपीए। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री ऐसी है जो लोन नहीं अपना पे कर पाई है, उनके ऊपर एनपीए है या फिर वो स्ट्रेस्ड हैं, तो वो भी इस स्कीम के तहत इसका लाभ उठा सकती हैं, 20,000 करोड़ के सबऑर्डिनेट डेप्ट स्कीम का। तो ये सबसे अच्छी बात थी। और इसी के अंतर्गत एक वर्ड आता है सीजीटी एमएसई है। एक सीजीटी एमएसई एक ट्रस्ट है, उसे भी गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट दिया है। ये सीजीटी एमएसई का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सीजीटी एमएसई। तो ये सीजीटी एमएसई एक तरह से एक ट्रस्ट की तरह है जो एमएसएमई सेक्टर को बैंक से लोन लेने में गारंटी की तरह उसके साथ खड़ी रहती है। वो बैंक को गारंटी देती है कि आप एमएसएमई सेक्टर्स को लोन दीजिए, गारंटी के लिए हम खड़े हैं। तो गवर्नमेंट ने उस सीजीटी एमएसई को, ट्रस्ट को 4,000 करोड़ का सपोर्ट दिया है ताकि वो खुलकर एमएसएमई की मदद करें और बैंक के सामने गारंटी के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा खड़े हो पाएं, जिससे अब बैंक भी उन्हें ईजिली लोन दे पाएगी एमएसएमई सेक्टर्स को। अब चौथे बड़े डिसीजन क्या लिए गए हैं कि जो भी एमएसएमई निरंतर कार्य कर रही है, निरंतर उनमें कार्य करने की क्षमता है, बहुत अच्छे से वो आगे ग्रो कर पा रही हैं, तो उनकी फंड्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने फंड ऑफ फंड से 50,000 करोड़ की इक्विटी एमएसएमई को प्रोवाइड करेगी। अब तो ये फंड ऑफ फंड्स क्या होता है, पहले हम इसे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो किसी कंपनी या किसी कंपनीज के स्कीम और शेयर के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं। जो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो किसी स्कीम और शेयर्स के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड की एक और कैटेगरी होती है जो किसी पर्टिकुलर स्कीम या शेयर्स के लिए अलॉटेड नहीं होती है। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होती है। वो फंड्स, वो म्यूचुअल फंड्स की किसी एक वो कैटेगरी है जो किसी शेयर या किसी स्कीम के तहत बंधी हुई नहीं होती है। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। वो कंपनी के किसी भी शेयर, किसी भी स्कीम, हर स्कीम में वो शामिल हो सकती है। इसलिए वो होता है फंड ऑफ फंड्स। तो उस फंड ऑफ फंड्स को, वो उस इंडिपेंडेंट फंड को सरकार क्या करी है, उसके 50,000 करोड़ को एमएसएमई सेक्टर को प्रोवाइड करने के लिए तय की है।
कि उस फंड ऑफ फंड्स का 50,000 करोड़ अब एमएसएमई सेक्टर को दिया जाएगा। तो यहाँ से भी गवर्नमेंट ने ज़्यादातर फंड को उठाकर एमएसएमई सेक्टर को प्रोवाइड किया है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएं। अब 5वें बड़े डिसीजन क्या लिए गए हैं? तो दोस्तों, एमएसएमई सेक्टर के सामने एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि जो वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन है उनको फेस करने की, जो वर्ल्ड लेवल की जो कंपटीशन है उसको फेस करने में कहीं ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर जो होती है पिछड़ जाती है। तो उन्हें संरक्षण देने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि जो जितने भी 200 करोड़ तक के अंदर की जितने भी गवर्नमेंट की टेंडर होती है, जैसे गवर्नमेंट टेंडर निकालती है ना, उसे पास करती है और जो उस टेंडर में सक्सेसफुली उसे ले पाती है उसे वो टेंडर मिल जाता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट जो 200 करोड़ तक की टेंडर निकालेगी उसमें कोई भी ग्लोबल टेंडर, बाहर से कोई भी फॉरेन टेंडर आकर शामिल नहीं हो पाएंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ देश के ही टेंडर शामिल हो पाएंगे। मतलब जो गवर्नमेंट के टेंडर हैं उसमें 200 करोड़ तक की लिमिट रख दी गई है कि 200 करोड़ तक के लिमिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही टेंडर पार्टिसिपेट करेंगे। बाहर से कोई भी फॉरेनर टेंडर जो है वो नहीं आकर शामिल होगा। तो इसका पूरा लाभ एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। वो अपने आप को ग्रो करने में पूरा समय दे पाएंगी और अपने आप को फुल ग्रो कर पाएंगी उन कंपटीशन से बचा करके, ताकि गवर्नमेंट उन्हें संरक्षण दे रही है इस प्रकार से। तो अब लास्ट जो डिसीजन लिए गए एमएसएमई सेक्टर को लेकर के वो क्या थे? तो ये तो थे सारे इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए कि कैसे वो ग्रो करे, कैसे उनके पास पैसे आए, कैसे वो लोन लेकर अपने के प्रोडक्शन को बढ़ा पाए। तो अब अगर एमएसएमई सेक्टर ग्रो करे तो अब उन्हें दुनिया के सामने रिप्रेजेंट भी करना है। तो एमएसएमई सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले एक बहुत अच्छा उपाय था, ट्रेड फेयर लगाए जाते थे ताकि जो एमएसएमई सेक्टर के बहुत बड़े जो ग्रो कर रहे होते हैं वो अपने आप को ट्रेड फेयर के द्वारा सामने लाते थे दुनिया के सामने। लेकिन कोविड-19 की वजह से ये तो अब संभव है नहीं बहुत ईजिली, अब तो ये वैसे पहले की तरह नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए ई कॉमर्स के थ्रू उन्हें सामने लाने का प्रयास किया है। उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है ई कॉमर्स के थ्रू। मतलब अब गवर्नमेंट एमएसएमई सेक्टर के जितने भी इंटरप्राइजेज हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, उनको ई कॉमर्स के थ्रू प्लेटफॉर्म देगी ताकि वो अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो दोस्तों, ये थे एमएसएमई से रिलेटेड जितने भी 6 बड़े डिसीजन लिए गए वो। तो इससे तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि ताकि एमएसएमई सेक्टर ग्रो कर पाए। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म कहें तो एमएसएमई सेक्टर के लिए किया गया है। सबसे पहले तो उसके डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया, एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। तो ये तो थे एमएसएमई से रिलेटेड डिसीजन। और आज एमएसएमई के अलावा भी कई बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं। अगर आप उस डिसीजन को चाहते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से लाएं तो उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू हैं तो हमें ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।